मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम करेंगे रूट प्रक्षेपों के अंतर्गत सिनोसॉइडल प्रोजेक्शन। रूट प्रक्षेप जो हैं वो प्रक्षेप होते हैं जिनकी रचना हम विशेष उद्देश्यों को पूरा करने के लिए करते हैं। अभी तक आपने जो किए बेलनाकार प्रक्षेप, शंक्वाकार प्रक्षेप या शिरोबिंदु प्रक्षेप, तो इनसे अलग जो है एक फैमिली है ये रूट प्रक्षेपों की फैमिली, या आप कह सकते हो कि ये मॉडिफाइड प्रोजेक्शंस हैं, संशोधित प्रक्षेप हैं। और इन प्रक्षेपों की रचना पूर्ण रूप से मैथमेटिकल रूल्स पे बेस्ड रहती है, गणितीय नियमों पर आधारित होती है। इसलिए जो है इनको हम गणितीय प्रक्षेप या मैथमेटिकल प्रोजेक्शंस भी कहते हैं। इन प्रक्षेपों में प्रकाश स्रोत या प्रक्षेपण तल आदि का कोई ध्यान नहीं रखा जाता और समस्त विश्व को प्रदर्शित करने के लिए हम इन प्रक्षेपों की रचना करते हैं। तो अभी इस लेक्चर में हम सिनोसॉइडल प्रक्षेप के बारे में जानेंगे और अगले लेक्चर में इसकी रचना विधि जो है वो मैं बताऊंगी आपको। जैसा कि आपको बताया कि रूट प्रक्षेपों की फैमिली से है, ये रूट प्रक्षेपों के परिवार से है सेंसन फ्लेमस्टीड प्रोजेक्शन। और ये जो है एक समक्षेत्र मानचित्र प्रक्षेप है जिस पर सभी अक्षांश रेखाएं सरल रेखाओं के रूप में खींची जाती हैं। जहाँ तक देशांतर रेखाओं की बात है तो प्रधान मध्यान्ह रेखा या आप कह सकते हो केंद्रीय देशांतर रेखा को छोड़कर सभी देशांतर रेखाएं जो हैं ज्या वक्रों के रूप में या साइन कर्व्स के रूप में जो है खींची जाती हैं सिनोसॉइडल प्रोजेक्शन पे। क्योंकि देशांतर रेखाएं साइन कर्व्स होती हैं तो इसीलिए इस प्रक्षेप का नाम जो है सिनोसॉइडल प्रक्षेप पड़ा। इस प्रक्षेप का इस्तेमाल सामान्यतः उष्ण अक्षांशों को दर्शाने के लिए किया जाता है। इसके अलावा इस प्रक्षेप को सेंसन फ्लेमस्टीड प्रक्षेप के नाम से भी हम जानते हैं, क्योंकि इसकी रचना जो है सबसे पहले 1650 में एक फ्रांसीसी कार्टोग्राफर हुए हैं, फ्रांसीसी मानचित्रकार हुए हैं, निकोलस सेंसन, उन्होंने की थी। और उसके लगभग 50 साल के बाद एक ब्रिटिश खगोलवेता जॉन फ्लेमस्टीड ने इस प्रक्षेप को संशोधित करके और बेहतर बनाया था। तो उन्हीं दोनों के नाम से जो है इस प्रक्षेप को हम सेंसन फ्लेमस्टीड प्रक्षेप के नाम से जानते हैं। सिनोसॉइडल प्रक्षेप, साधारण बेलनाकार प्रक्षेप जिसको आप कहते हो सिंपल सिलेंड्रिकल प्रोजेक्शन, और बोन प्रक्षेप या कॉनिकल इक्वल एरिया प्रोजेक्शन जिसे बोला जाता है, तो उन दोनों का जो है कॉम्बो है। और उन दोनों में जो कमियां महसूस की गई उन कमियों को दूर कर संशोधित करके जो है इस प्रक्षेप को बनाने का प्रयास किया गया है। तो साधारण बेलनाकार प्रक्षेप की तरह इस प्रक्षेप पर भी भूमध्य रेखा की लंबाई जो है वो शुद्ध रहती है, 2πr करके ही निकालते हैं हम। इसके अलावा बोन प्रक्षेप की तरह जो है एरिया की शुद्धता, क्षेत्रफल की शुद्धता जो है वो रहती है और प्रत्येक अक्षांश रेखा के बीच पर जो है दूरियां शुद्ध रहती हैं और सेंट्रल मेरिडियन जो है आपका उस पे भी दूरियां शुद्ध रहती हैं सिनोसॉइडल प्रक्षेप में। तो कमी कहाँ आती है? कमी आती है जैसे जैसे हम जो बाहर की जो देशांतर रेखा, जैसे जैसे हम केंद्रीय देशांतर रेखा से दूर जाते हैं तो डिस्टोर्शन शुरू हो जाता है, विकार शुरू हो जाता है इसमें। और इसी तरह से जो हाई लैटिट्यूड्स हैं या उच्च अक्षांशीय प्रदेश हैं वहाँ पर भी विकृति आ जाती है इस प्रक्षेप में। इस प्रक्षेप का इस्तेमाल सामान्यतः एटलसिस मैप में होता है, मैप एटलस में होता है, और पर्टिकुलरली अफ्रीका और दक्षिणी अमेरिका के एटलस मानचित्रों में को बनाने के लिए जो है सिनोसॉइडल प्रक्षेप का प्रयोग किया जाता है। तो अब देखते हैं कि सिनोसॉइडल प्रक्षेप या सेंसन फ्लेमस्टीड प्रक्षेप जो है उसको बनाते कैसे हैं। तो उसके लिए पहले रकम लिखिएगा
एक रकम आपको जो यहाँ पे दी गई है, आरएफ दिया गया है, अक्षांश रेखीय अंतराल दिया गया है और देशांतर रेखीय अंतराल दिया गया है। तो इनके बेस पे जो है आपको एक सिनुसॉइडल प्रक्षेप की रचना करनी है। आप ये रकम लिख लिए। उसके बाद जो है आगे चलते हैं कि कैसे करेंगे हम। तब सॉल्यूशन पे आ जाते हैं। तो सॉल्यूशन में सबसे पहला हमारा काम रहेगा, जो हमने कंस्ट्रक्ट करना है उसकी गणना करना। तो जो हमको रकम दी गई है उसके हिसाब से जो है पहले कैलकुलेशंस करेंगे, उसके बाद जो है कंस्ट्रक्शन पर्सपेक्टिव पे आएंगे हम। तो किसी भी प्रक्षेप की रचना करते हुए सबसे पहला काम होता है ग्लोब का अर्धव्यास ज्ञात करना। और आपको बताया भी जा चुका है, फिर से हम रिपीट कर देते हैं कि ग्लोब का अर्धव्यास निकालने के लिए फॉर्मूला है पृथ्वी का वास्तविक अर्धव्यास गुणा में जो भी रकम में आपको मापक दे रखा है, दिया गया मापक। पृथ्वी का वास्तविक अर्धव्यास अगर आप सेंटीमीटर में लेके चलोगे तो है 640 मिलियन सेंटीमीटर, और अगर आप इंच में इसको लेके चलते हो 250 मिलियन इंच। तो यहाँ पे हम सेंटीमीटर में लेके चलेंगे। तो जो आपको मापक दिया गया है वो है 26 करोड़ 65 लाख मापक है आपको। तो आप फॉर्मूला में पुट कर देंगे 640 और 60 64 मिलियन कह सकते हो आप, गुणा में 1 बटा जो भी मापक में आपको आरएफ दे रखा है 26 करोड़ 65 लाख। सेंटीमीटर में चूँकि हम लेके चल रहे हैं तो ये आपका ग्लोब का अर्धव्यास आ जाएगा 2.40 सेंटीमीटर। इसके बाद दूसरा स्टेप हमारा रहेगा भूमध्य रेखा की लंबाई निकालना। तो भूमध्य रेखा की लंबाई निकालने के लिए फॉर्मूला है 2πr। तो 2πr में अब r जो है आपका आया है 2.40 सेंटीमीटर। तो इसको फॉर्मूला में आप पुट कर देंगे 2 × 22/7 × 2.40। तो आपके पास भूमध्य रेखा की लंबाई आ जाएगी 15.08 सेंटीमीटर। इसके बाद एक काम और आप करना है आपने, जो आपने केंद्रीय देशांतर रेखा खींचनी है उसकी लंबाई भी हम ज्ञात करेंगे। फॉर्मूला रहेगा πr, 2 हट जाएगा। तो πr करके जब हम निकालेंगे, या जो आपने जो इक्वेटर की लंबाई निकाली है उसके जस्ट आधी हाफ कर दोगे आप, तो सेम है दोनों ही। तो फॉर्मूला रहेगा 22/7 गुणा 2.40। तो आपके पास केंद्रीय देशांतर रेखा की लंबाई आ जाएगी इस तरीके से 7.54 सेंटीमीटर। तो पहली स्टेप हमने पूरी कर ली। अब दूसरी स्टेप पे चलते हैं। हमारी कैलकुलेशंस हो गई। अब दूसरे स्टेप पे चलते हैं कि रचना हम कैसे करेंगे इस प्रक्षेप की। तो इस प्रक्षेप की रचना करने के लिए सबसे पहले जो है, जो आपने ग्लोब का अर्धव्यास ज्ञात किया था जो कि 2.40 सेंटीमीटर आया था, तो 2.4 सेंटीमीटर आप प्रकार खोलेंगे और एक वृत्तांश लगा देंगे अपनी शीट के लेफ्ट हैंड साइड पे। उसके बाद आपको जो देशांतर रेखीय अंतराल जो है वो 30 डिग्री के अंतराल पे आपको देशांतर रेखाएं खींचनी है। तो आपने जो ये वृत्तांश लगाया है 2.4 सेंटीमीटर का, इस वृत्तांश के ऊपर जो है आप इसके जहाँ पे आपकी प्रकार रखी हुई थी वहाँ पे जो है डी का सेंटर सेट करके और 30 डिग्री का जो है एक एंगल ले लेंगे, क्योंकि 30 डिग्री के अंतराल पे आपको देशांतर रेखाएं जो है अंकित करनी है। तो जब आप ये 30 डिग्री का एंगल ले लेंगे तो ये जो इसको जो है एंगल लेने के बाद जो आपका जो पॉइंट आया है उस पॉइंट को जो है आप सेंटर से जहाँ आपकी प्रकार रखी हुई थी वहाँ मिला देंगे। इसके बाद ये आपके वृत्त पे कहाँ पे स्पर्श कर रहा है वहाँ से, और जो आपकी बेस लाइन थी
उतना प्रकार आप खोल के एक सेमी सर्कल, एक फिर से सेमी सर्कल लगाएंगे। एक सेमी सर्कल भी क्या, आप 1/4 लगाएंगे सर्कल, वृत्तांश ही लगाएंगे। इस बड़े वृत्त के अंदर एक छोटा वृत्त और बनेगा। ये जब आप लगा दोगे उसके बाद जो है अब आपने क्या करना है, अब आपने देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी आपने कितनी रखनी है हर अक्षांश रेखा के ऊपर, तो वो आप देखोगे। तो ये जो आपने वृत्त लगाया है, इस वृत्त पे फिर से आप डी रखेंगे, क्योंकि आपकी जो अक्षांश रेखीय अंतराल है वो 25 डिग्री है। तो अक्षांश रेखीय अंतराल के हिसाब से आप कितनी देशांतर अक्षांश रेखाएं लगाओगे? 90 तक होती हैं। 25, 50, 75, 3 अक्षांश रेखाएं जो हैं आप लोगे। तो फिर से आप डी रखो और 25, 50 और 75 का कोण जो है वो अंकित करो डी से। जैसे पहले मिलाया था तो इसको भी स्ट्रेट लाइन से जो है आप सेंटर से मिला दो। तो ये 25, 50 और 75 जो है, ये जो आपने अभी छोटा सर्कल लगाया है उस छोटे सर्कल पे कहीं ना कहीं पे स्पर्श करेंगी। तो जहाँ पे उस पे स्पर्श कर रही हैं वहाँ से जो है आप, जो आपकी बेस लाइन है भूमध्य रेखीय तल है, उसके समानांतर जो है रेखाएं खींच दो। तो ये जो है आपकी विभिन्न अक्षांशों के ऊपर, अक्षांश रेखाओं के ऊपर देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी होगी। जो 25 वाला एंगल है वो 25 डिग्री की अक्षांश रेखा के ऊपर देशांतर रेखाओं की दूरी जो है उसको प्रदर्शित कर रहा है। 50 वाला 50 डिग्री की अक्षांश रेखा पे देशांतर रेखाओं की दूरी, और 75 वाला 75 की कर रहा है। तो अब अगला काम जो है ये पॉइंट्स ही हमको सेट करने हैं। हमने कैलकुलेशन कर ली। कैलकुलेशन करने के बाद मैंने स्टेप भी बता दी हैं। अब धीरे धीरे एक एक स्टेप को क्लियर करने की मैं कोशिश करूँगी। तो सबसे पहला काम जो है हमने किया था ग्लोब का अर्धव्यास निकालने का, और हमारा ग्लोब का अर्धव्यास आया था 2.4 सेंटीमीटर। तो आप जो है स्केल पे 2.4 सेंटीमीटर स्केल से जो है प्रकार पे माप कर लेंगे इस तरह से। आप 2.4 सेंटीमीटर प्रकार खोलेंगे और प्रकार खोल के एक वृत्तांश जो है 2.4 सेंटीमीटर का लगा देंगे। इसके बाद आपको जो देशांतर रेखीय अंतराल दे रखा है वो 30 डिग्री दे रखा है। तो 30 डिग्री के अंतराल पर देशांतर रेखाओं की दूरी ज्ञात करने के लिए विभिन्न अक्षांश रेखाओं पे क्या दूरी रहेगी वो हमने, उसके लिए जो है हम क्या करेंगे, जो अभी आपने जो वृत्तांश लगाया है उस वृत्तांश के ऊपर आप डी सेट करेंगे और 30 डिग्री का एंगल जो है उस डी से आप ले लेंगे और इस वृत्तांश के ऊपर जो है आप अंकित कर देंगे। उसके बाद 30 डिग्री का जो एंगल है उसकी बेस लाइन से दूरी जो है आप प्रकार से आप नोट कर लेंगे, प्रकार ना खोल के। और इसी बड़े सर्कल के अंदर जो ये रेड कलर से दिखाया गया है एक छोटा सर्कल आप और लगाएंगे। इसके बाद जो है डी की मदद से आप अक्षांश रेखीय अंतराल के हिसाब से जो है एंगल लेंगे। अब आपको अक्षांश रेखीय अंतराल जो है वो 25 डिग्री दे रखा है। तो 3 अक्षांश रेखाएं जो हैं हमारी रहेंगी, 3 उत्तर की तरफ, 3 दक्षिण की तरफ, 25, 50 और 75 की 25-25 डिग्री के अंतराल पर। तो फिर से आप डी रखेंगे उस सर्कल के ऊपर, बड़े सर्कल के ऊपर, और 25, 50 और 75 की दूरी जो है वो अंकित कर लेंगे। डी से दूरियां अंकित करने के बाद उनको सरल रेखा से जो है आपके सर्कल के केंद्र सेंटर से जो है मिला देंगे। याद रखिए, देशांतर रेखाएं अंकित करने के लिए जो आपको अंतराल दिया गया है वो 30 डिग्री है, जबकि अक्षांश रेखाएं आपको 25 डिग्री के अंतराल पर अंकित करनी है। तो आपकी जो केंद्रीय देशांतर रेखा है उसके ऊपर विभिन्न अक्षांशों की दूरी माप कर लीजिए। कितनी दूरी पे आप खींचेंगे, ये जो आपको दिखाया गया है
P से और 25 डिग्री, क्योंकि 25 डिग्री के अंतराल पे खींचनी है, तो P से 25 इतना प्रकार आप खोलेंगे और 3 निशान लगा देंगे 25 का, 3 निशान लगा देंगे उत्तरी गोलार्ध की तरफ, उत्तर की तरफ 25, 50, 75, और इतना ही खोले खोले फिर 3 निशान जो है 25, 50, 75 दक्षिण की तरफ आप लगा देंगे। तो जो आपने प्रकार खोला था P से 25 डिग्री तक, उतना प्रकार खोल के जो है 3 निशान जो है आप इस रेड लाइन के ऊपर, जो आपकी केंद्रीय देशांतर रेखा है, 3 निशान जो है आप दक्षिण की तरफ, और 3 निशान उतना ही प्रकार खोले खोले आप उत्तर की तरफ लगा देंगे। तो इस तरह से जो है ये 3 निशान जो है रेड लाइन के ऊपर आपने उत्तर की तरफ और 3 निशान जो है दक्षिण की तरफ लगा दिए हैं। जो हमने केंद्रीय देशांतर रेखा ले रखी है वो भूमध्य रेखा से आधी ले रखी है, तो बीच में जो आखिर में जो स्पेस बचेगा उसको बचा रहने दीजिए, क्योंकि तीन ही देशांतर रेखाएं जो है 25 डिग्री के अंतराल पर हम खींच पाएंगे, क्योंकि 90 डिग्री ध्रुव तक उत्तरी अक्षांश है और 90 डिग्री दक्षिणी ध्रुव तक दक्षिण अक्षांश है। तो बीच वाला जो लास्ट वाले जो है स्पेस वो आपका बचा रहेगा, उसको ऐसे ही छोड़ दीजिएगा। उसके बाद जब आपके पास ये निशान आ जाएंगे तो इन निशानों में से होते हुए जो है आप क्षैतिज रेखाएं खींच दीजिएगा। ये जो है आपकी अक्षांश रेखाएं होंगी, एक 25 वाली, 50 वाली और 75 वाली। 90 डिग्री ध्रुव जो है वैसे भी बिंदु होते हैं और वैसे भी हम नहीं दिखा पाएंगे, क्योंकि 100 हो जाता है 25-25 के अंतराल पे अगर हम खींचे तो इनको हॉरिजॉन्टल लैटिट्यूडनल लाइन को जो है आप ड्रॉ करेंगे। क्षैतिज अक्षांश रेखाओं को जो है आपके पास निशान है, यहाँ से आप इनको ड्रॉ कर लेंगे। इसके बाद एक स्टेप हमारा पूरा हो गया। दूसरे स्टेप में आप क्या करेंगे, जो आपको विभिन्न अक्षांश रेखाओं के ऊपर अब देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी जो है वो मार्क करनी है। तो हमारे पास अक्षांश रेखाएं आ जाएंगी, उसके बाद जो है देशांतर रेखाओं के पास चलेंगे हम। आप प्रधान मध्याह्न रेखा या केंद्रीय देशांतर रेखा के ऊपर अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी आप खींच चुके हैं। भूमध्य रेखा से जो है आपने 3 अक्षांश रेखाएं तीन अक्षांश रेखाएं उत्तर की तरफ और 3 अक्षांश रेखाएं दक्षिण की तरफ खींची थी। 0 के बाद 25 वाली, 50 वाली और 75 वाली। इसी तरह से दक्षिण में 25, 50, 75। तो अब जो है इन अक्षांश रेखाओं के ऊपर आपको देशांतर रेखाओं की दूरी चिन्हित करनी है। और उसके लिए करेंगे क्या आप, उसके लिए आपने जो ये सर्कल के अंदर सर्कल बनाया था, तो जो छोटे वाला सर्कल है उतना प्रकार खोलें आप, और उसको जो है आपकी जहाँ पे भूमध्य रेखा और केंद्रीय देशांतर रेखा या प्रधान मध्याह्न रेखा आपस में काट रही हैं, वहाँ से शुरू करेंगे आप सेंटर से। और 6 निशान जो है आप पूर्व दिशा की तरफ और 6 निशान पश्चिम दिशा की तरफ मार्क कर देंगे। ये 6 निशान हमने क्यों मार्क किए हैं, क्योंकि हमें जो अंतराल दिया गया है देशांतर रेखीय वो 30 डिग्री है और देशांतर रेखाओं की कुल संख्या जो है वो 360 है। तो 360 को जब हम 30 से भाग करेंगे तो ये 12 आता है। तो 12 को फिर 2 से भाग करेंगे, क्योंकि पूर्व और पश्चिम दोनों तरफ निशान हमको लगाने हैं। तो 6 निशान जो है हम पूर्व की तरफ और 6 पश्चिम की तरफ लगा देंगे भूमध्य रेखा के। भूमध्य रेखा के बाद अगली जो अक्षांश रेखा है हमने खींची थी वो थी 25 डिग्री की अक्षांश रेखा। तो अब जो आपने छोटा सर्कल था उसमें ऊपर जो लाइन खींची हुई है उस लाइन पे ए डैश इतना प्रकार खोलें, और 25 डिग्री की जो आपने अक्षांश रेखा खींची थी उसके ऊपर जो है 6 निशान पूर्व की तरफ और 6 निशान पश्चिम की तरफ चिन्हित कर दें। इसी तरह से 50 डिग्री वाली अक्षांश रेखा के ऊपर बी डैश इतना प्रकार खोलेंगे और 6 निशान पूर्व की तरफ, 6 पश्चिम की तरफ चिन्हित करेंगे। और इसी तरह से आखिरी 75 डिग्री की अक्षांश रेखा के लिए आप करेंगे सी जितना प्रकार खोल के पूर्व और पश्चिम दिशा में चिन्हित करेंगे 6 निशान, जो कि आप देशांतर रेखाओं को दिखाएंगे। अब आप अक्षांश और देशांतर रेखाओं के लिए जो है निशान मार्क कर चुके हैं। तो अब हमारा काम है अक्षांश रेखाओं के ऊपर जो देशांतर रेखाओं के बिंदु हैं उनको मिलाते हुए हमें देशांतर रेखाएं खींचनी है। तो आपके पास रेड कलर की जो ये लाइन दिखाई गई है प्रधान मध्याह्न रेखा या देशांतर केंद्रीय देशांतर रेखा है। इसके पूर्व और पश्चिम की तरफ जो है जो चिन्हित देशांतर रेखाएं हैं विभिन्न अक्षांश रेखाओं के ऊपर
तो उनसे स्टार्ट होते हुए हम उत्तरी ध्रुव से शुरू करेंगे। उत्तरी ध्रुव से जो है 75 डिग्री वाले, 50 डिग्री वाले, 25 डिग्री उत्तर वाले, फिर भूमध्य रेखा, और यही दक्षिणी बिंदुओं से होते हुए हम दक्षिणी ध्रुव तक जाएंगे। इसी तरह से 30 डिग्री पूर्व की तरफ भी, 30 डिग्री पश्चिम की तरफ भी। इसी तरह से 30 के बाद 60 पे आएंगे, 60 डिग्री पूर्व, 60 डिग्री पश्चिम, फिर 90 पे आएंगे, 120, 150 और 180। तो इस तरह सारी की सारी देशांतर रेखाएं जो है हम खींच लेंगे। तो इसके बाद जब आपकी प्रोजेक्शन पूरी हो जाती है, निशान पूरे हो जाते हैं, तो इसके बाद जो है प्रोजेक्शन का नाम लिखिए ऊपर, नीचे जो है स्केल और इंटरवल ऑफ पैरेलल मेरिडियंस, और साथ साथ जो प्रक्षेप आपने बनाया है इस पे अक्षांश रेखाओं की वैल्यू और देशांतर रेखाओं की वैल्यू लिख के इसको कंप्लीट कर लीजिए। तो इस तरह से तैयार है आपका सिनुसॉइडल या सेंसन फ्लेम स्टेट प्रोजेक्शन।